नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर वीरेंद्र चौरसिया आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम लोग मार्ग विश्लेषण के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। हम लोगों ने भाग 1 में देखा कि मार्ग क्या होती है, मार्ग फलन क्या होता है, मार्ग के कौन-कौन से प्रकार हैं, जैसे कीमत मार्ग, आय मार्ग, आड़ी या तिर्यक मार्ग। इन सभी का हम लोगों ने विस्तृत अध्ययन किया। भाग 2 के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि मार्ग का नियम क्या होता है। इसके अलावा मार्ग सारणी या मार्ग तालिका क्या होती है। मार्ग सारणी या मार्ग तालिका में हम लोग देखेंगे व्यक्तिगत मार्ग सारणी क्या होती है। उसकी सहायता से व्यक्तिगत मार्ग वक्र का निरूपण करेंगे तथा बाजार मार्ग सारणी देखेंगे और बाजार मार्ग सारणी की सहायता से बाजार वक्र का निरूपण करेंगे। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि मार्ग वक्र का जो स्वरूप होता है ऐसा क्यों होता है, यानी मार्ग वक्र नीचे की ओर झुका हुआ क्यों होता है। इसके अलावा लास्ट में हम लोग देखेंगे मार्ग के नियम के कौन कौन से अपवाद हैं। तो अगली वीडियो में हम लोग भाग 3 का अध्ययन करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक भाग 1 नहीं देखा है तो जाके आप लोग पहले भाग 1 देख लीजिए। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले मार्ग के नियम से, लॉ ऑफ डिमांड। मार्ग का नियम अगर एकदम सरल रूप में कहा जाए तो मार्ग का नियम किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांगी गई मात्रा के मध्य संबंध बताता है। यानी कोई भी वस्तु कीमत के साथ कितनी मात्रा में खरीदी जाएगी, यही मार्ग का नियम बताता है। यानी कीमत बढ़ने या घटने पर उसकी मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही मार्ग का नियम बताता है। तो किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांगी गई मात्रा के मध्य संबंध मार्ग का नियम कहते हैं। किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग के मध्य विपरीत संबंध पाया जाता है। विपरीत संबंध का मतलब कि अगर अन्य बातें समान रहें, अन्य बातें समान रहने पर हम लोग मान्यताओं में देखेंगे कौन कौन सी अन्य बातें हैं। रहने पर वस्तु की कीमत घटने से इसकी मांग बढ़ती है और कीमत बढ़ने से उसकी मांग घटती है। यानी अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा घटेगा तो पहला बढ़ेगा। हम लोग सरल शब्दों में ऐसे देख सकते हैं, मार्ग का नियम क्या बता रहा है, अगर कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी, अगर कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी। यानी क्या दिखा रहा है, वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग के मध्य विपरीत संबंध। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या सीखा, मार्ग का नियम जो बताता है किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग के मध्य संबंध बताता है, और ये संबंध कैसा होता है, विपरीत या उल्टा होता है। यानी अगर कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी, मांग कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी। आप लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, कीमत बढ़ने का मतलब कोई चीज महंगी हो जा रही, कोई चीज महंगी हो जाएगी तो हम लोग उसको कम खरीदेंगे यानी मांग कम हो गई। अगर कोई चीज सस्ती हो गई मतलब कीमत कम हो गई तो उसको हम ज्यादा खरीदेंगे यानी मांग बढ़ गई। एकदम सिंपल चीज है। तो मार्ग के नियम को सामान्यतः मार्शल ने दिया है। तो हम लोग मार्शल की परिभाषा को देख लेते हैं कि मार्शल मार्ग के नियम की कौन सी परिभाषा देते हैं। इंपॉर्टेंट है तो आप लोग मार्शल की परिभाषा को तैयार कर लीजिएगा। मार्शल क्या कहते हैं, मांग का एक सामान्य नियम है, किसी वस्तु की अधिक मात्रा में बिक्री के लिए उसके मूल्य में निश्चित रूप से कमी होनी चाहिए ताकि उसे अधिक क्रेता मिल सके। क्रेता मतलब खरीदार। दूसरे शब्दों में मूल्य बढ़ने से मांग घटती है और मूल्य गिरने से मांग बढ़ती है। इस प्रकार मार्शल ने क्या बताया, डिमांड ऑफ एक्स तथा प्राइस ऑफ एक्स के मध्य विपरीत फलनात्मक संबंध पाया जाता है। डिमांड ऑफ एक्स मतलब वस्तु की मांग और वस्तु के मूल्य के मध्य। यानी अगर किसी वस्तु का मूल्य जो है, यानी एक्स वस्तु का मूल्य अगर कम हो रहा है तो उस वस्तु की मांग बढ़ेगी। यानी अगर वस्तु सस्ती हो रही है तो लोग ज्यादा खरीदेंगे। दूसरी तरफ है, अगर मूल्य बढ़ रहा है, वस्तु महंगी हो रही है तो मांग कम होगी, लोग कम खरीदेंगे। यानी मूल्य बढ़ने पर, महंगी होने पर लोग कम खरीदेंगे। तो आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं, मार्ग तो मार्शल का मार्ग से संबंधित दृष्टिकोण है, इसी को मार्ग का नियम कहते हैं। तो मार्ग के नियम की जो व्याख्या है हम लोग मार्ग सारणी एवं मार्ग वक्रों के द्वारा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं मान्यताएं, क्योंकि हम लोग आगे भी वो किए हैं कि अन्य बातें समान रहने पर कौन कौन सी अन्य बातें हैं जो समान रहें तो मार्ग का नियम लागू होता है। यानी मान्यताएं मतलब
कि ये चीजें अगर होंगी तभी मार्क का नियम लागू होगा। पहला है लोगों की आय स्थिर रहे। क्यों? अगर लोगों की आय बढ़ जाएगी तो महंगी होने पर भी लोग ज्यादा सामान खरीद सकते हैं। जैसे अंबानी है, उनके लिए कोई चीज सस्ती हो रही, कोई चीज महंगी हो रही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा है अन्य वस्तुओं का मूल्य स्थिर रहे। अन्य वस्तुओं का मूल्य मतलब उससे संबंधित जो अन्य वस्तुएं हैं उनका मूल्य भी उस वस्तु की मांग पर प्रभाव डालता है, जो हम लोग पूरक और स्थानापन्न वस्तुओं के संबंध में देखे थे पिछली क्लास में। अगला है वस्तु की कोई नई स्थानापन्न वस्तु प्रयोग में न आए। नई स्थानापन्न वस्तु का मतलब उसकी जगह पे प्रयोग में आ जाए, उससे भी मांग प्रभावित होगी। अगला है वस्तु के मूल्य में होने वाला परिवर्तन इस आशा को न जन्म दे कि भविष्य में मूल्य बढ़ेगा अथवा घटेगा। अगर किसी चीज का मूल्य भविष्य में बढ़ने या घटने की संभावना होगी तब भी मार्क का नियम लागू नहीं होगा। अगला है वस्तु ऐसी ना हो कि लोग इसे प्रतिष्ठा सूचक समझकर अधिक क्रय करें। प्रतिष्ठा सूचक का मतलब जैसे आईफोन आप लोग देख सकते हैं, आईफोन महंगा होता है तब भी क्या सोचते हैं कि हाँ हम आईफोन लिए हैं, इसे दिखाएंगे तो हमारी इज्जत बढ़ेगी, तो यानी प्रतिष्ठा के तौर पे खरीदते हैं, तो वहां भी मार्क का नियम लागू नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं मार्क सारणी, जिसके द्वारा हम लोग मार्क के नियम की व्याख्या करेंगे। मार्क सारणी क्या होती है? मार्क सारणी वह तालिका है, तालिका मतलब शेड्यूल, जो किसी समय विशेष में दिए हुए मूल्यों पर उस वस्तु की मांगी जाने वाली मात्राओं को बताती है। यानी मार्क सारणी क्या है? एक ऐसे तालिका है जो ये बताती है कि अगर कीमत कम ज्यादा हो रही तो उसकी कितनी मांग की जाएगी। मार्क सारणी दो तरह की होती है, एक व्यक्तिगत मार्क सारणी, दूसरा है बाजार मार्क सारणी। तो व्यक्तिगत मार्क सारणी क्या है? व्यक्तिगत मार्क सारणी किसी वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं की वह सूची है जो विभिन्न मूल्यों पर किसी व्यक्ति द्वारा मांगी या क्रय की जाती है। सारणी एक में व्यक्तिगत मार्क सारणी को प्रदर्शित किया गया है। व्यक्तिगत मार्क सारणी का मतलब है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर कौन कौन सी मात्राएं क्रय करता है, यही व्यक्तिगत मार्क सारणी है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जब वस्तु का मूल्य 20 रुपए है, यानी मान लेते हैं हम लोग इसको गेहूं, आलू मान लेते हैं, आलू 20 रुपए में है तो आलू की कुल मांग 30 किलो है। हम लोग जो व्यक्ति है 30 किलो आलू खरीद रहा है। आलू 15 में हो जा रही है तो 40 किलो आलू खरीद के खा रहा है। आलू 10 में हो जा रही है तो 50 किलो आलू खरीद के खा रहा है। आलू 5 में हो जा रही है तो 60 किलो आलू। तो क्या दिखा रहा है? जैसे जैसे कीमत कम हो रही है यानी आलू सस्ता हो रहा है, आलू की मांग बढ़ती जा रही है। ठीक है, आलू सस्ते होने से आलू की मांग बढ़ रही है। तो इसकी सहायता से हम लोग व्यक्तिगत मांग वक्र खींच सकते हैं। तो अगर व्यक्तिगत मांग वक्र खींचेंगे तो देखो, जब 20 रुपए आलू है, इधर वाई अक्ष पर वह कीमत है और एक्स अक्ष पर क्या है? वस्तु की मांग। तो कीमत जब 20 रुपए है तो आलू की मांग कितनी है? 30 किलो है। उसके अलावा जब आलू की मांग वो कीमत 15 रुपए है तो मांग 40 किलो हो जाती है। जब आलू की कीमत 10 रुपए हो जाती है तो मांग 50 किलो हो जाती है। आलू की कीमत 5 रुपए हो जाती है तो मांग 60 किलो हो जाती है। इन्हीं वक्रों को हम मिला देते हैं तो हमें व्यक्तिगत मांग वक्र प्राप्त हो जा रहा है। व्यक्तिगत मांग वक्र क्या बता रहा है कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत में कमी हो रही है, यानी कीमत जैसे जैसे सस्ती हो रही है, देखिए 15, 20, 15, 10, 5, वैसे ऐसे मांग बढ़ रही है 30, 40, 50, 60। यही बस मांग वक्र व्यक्तिगत मांग वक्र दिखा रहा है। दूसरा है बाजार मांग वक्र। बाजार मांग वक्र क्या है? अन्य बातों के समान रहने पर किसी वस्तु की कुल मात्रा जो विशिष्ट समयावधि में सभी उपभोक्ता किसी मूल्य पर क्रय करते हैं, वह उस वस्तु की बाजार मांग सारणी होगी। यानी किसी बाजार में जितने उपभोक्ता हैं, मान लीजिए 100 लोग हैं, 100 लोग मिलकर जितना आलू खरीदेंगे वही आलू की क्या हो जाएगी? बाजार मांग। अगर हम लोग सरलता से देखें तो विभिन्न व्यक्तियों की व्यक्तिगत मांग तालिका को जोड़कर बाजार मांग तालिका ज्ञात की जा सकती है। उदाहरण के लिए बाजार में 3 व्यक्ति हैं, सरलता के लिए हम 3 व्यक्ति मान लेते हैं, तो 3 व्यक्ति हैं तो उसकी मांग के आधार पर बाजार मांग ज्ञात की जा सकती है। यानी बाजार में जितने व्यक्ति हैं सबको जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? बाजार मांग। जैसे कीमत दिया है, कीमत 1 रुपए है तो 2 रुपए है, 3 रुपए है, 4 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए।
मान लेते हैं आलू ही है, जब 1 रुपए में है, ए द्वारा 10 किलो मांग की जाती है, बी द्वारा 8 किलो, सी द्वारा 7 किलो, तो 1 रुपए पर कुल बाजार मांग कितनी हो जा रही है? 25 किलो। 10, 8, 18, 7, 25। इसी तरह से जब कीमत बढ़ जा रही है, 20 रुपए हो जा रही है, ए की मांग 10 से घटकर 8 हो जा रही है, बी की 8 से 7, सी की 7 से 5। कुल मांग कितनी घट के हो जा रही है? 25 से 20, क्यों? 8, 7, 15, 5, 20। इसको तीनों जोड़ देंगे तो ए बी सी व्यक्तिगत मांग जोड़ देंगे तो बाजार मांग ज्ञात हो जाएगी। इसी तरीके से बाजार मांग 16 हो जाएगी, 12 हो जाएगी, 9 हो जाएगी, 6 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कीमत बढ़ रही है। जब 3 हो जाती है तो 16 हो जाती है, 4 हो जाती है तो 12 हो जाती है, 5 हो जाती है तो 9 हो जाती है, 6 पे 6। तो बाजार मांग हम लोग कैसे ज्ञात कर रहे हैं? तीनों को जोड़ के, यानी ए द्वारा जो मांग है, बी द्वारा है, सी द्वारा, इन तीनों को जोड़ दे रहे हैं तो ये हो जा रहा है। यहाँ पर इन तीनों को जोड़ दे रहे हैं तो ये प्राप्त हो जा रहा है। समझ गए आप लोग बाजार? अब इसी बाजार मार्ग सारणी की सहायता से हम लोग बाजार मार्ग वक्र भी ज्ञात कर सकते हैं। तो बाजार मार्ग सारणी की सहायता से बाजार मार्ग वक्र ज्ञात किया गया है। तो अगर हम लोग देखें तो बाजार मार्ग वक्र कैसे है? ए डी ए जो है ए का बाजार मार्ग वक्र है, जो ए की बाजार मार्ग सारणी द्वारा निरूपित किया गया है। इसी तरीके से बी का बाजार मार्ग वक्र डी भी है, सी का बाजार वक्र डी सी है। इसको आप लोग ग्राफ पे बना सकते हैं, नहीं ऐसे भी खींच देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस मार्ग वक्र को जोड़कर हम लोग टोटल बाजार मार्ग वक्र ज्ञात कर सकते हैं, जो डीएम है, ए बी और सी को जोड़ के। तो बाजार मार्ग वक्र क्या है? जो व्यक्तिगत मार्ग वक्र है उनका क्षैतिजी योग, यानी व्यक्तिगत मार्ग वक्र कौन सा? ए और बी और सी, इन दोनों को जोड़ दिए तो क्या हो गया? हमें बाजार मार्ग वक्र प्राप्त हो गया। इनका क्षैतिजी योग, क्षैतिज अगर इस अक्ष पे है तो इसे क्षैतिज कहते हैं, यानी इधर से सारा जोड़ दिए तो बाजार मार्ग वक्र ज्ञात हो जाएगा। तो बाजार मार्ग वक्र का भी स्वरूप कैसे है? जैसे व्यक्तिगत मार्ग वक्र का स्वरूप है, लेकिन बाजार मार्ग वक्र व्यक्तिगत मार्ग वक्र से कम ढालू है। आप लोग देखिए, ये सब ज्यादा ढालू है, इनका ढाल ज्यादा है, यानी खड़े ढाल वाले हैं। देखिए ये ज्यादा खड़े हैं ना, तो ढाल इनका ज्यादा है, यानी इस पर कोई चीज रखेंगे जल्दी लुढ़क जाएगी। लेकिन बाजार मार्ग वक्र देखेंगे थोड़ा चपटा है, यानी अगर ऐसे है तो इसे क्या कहेंगे? कम ढाल का है। तो ये हो गया, हम लोग बाजार मार्ग सारणी से बाजार मार्ग वक्र का निरूपण किए। बाजार मार्ग वक्र भी कैसा संबंध दिखा रहा है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत कम हो रही, उसकी मांग बढ़ रही। देखिए जब कीमत इतनी है तो मांग इतनी है, फिर कीमत कम हो कितनी तो मांग इतनी, फिर कीमत कम हो कितनी, मांग इतनी, फिर कीमत कम हो के मांग इतनी, यानी कीमत कम हो रही है तो मांग बढ़ रही है। दूसरी तरफ अगर कीमत बढ़ रही है तो मांग कम हो रही है, यानी व्यक्तिगत मांग वक्र की तरह बाजार मांग वक्र भी वस्तु की कीमत और उसकी मांग में कैसा संबंध दिखा रहा है? उल्टा, यानी अगर कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी, कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी। अब हम लोग देखते हैं कि बाजार मांग वक्र का स्वरूप ऐसा क्यों होता है। बाजार मांग वक्र स्वरूप कैसा होता है? ऐसे, अगर ऐसा स्वरूप है तो इसे ऋणात्मक ढाल वाला या नीचे दाहिनी ओर गिरता हुआ मांग वक्र कहेंगे। ऐसे भी खींच सकते हैं, उसके बाद वक्राकार, ऐसे भी, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। चाहे ऐसे खींचे रहे या ऐसे, उनकी एक ही बात है, इसका स्लोप स्टेबल है, इसका स्लोप परिवर्तित हो रहा है, बस इतना अंतर है। तो हाँ, अब क्या है? बाजार मार्ग वक्र नीचे दाहिनी ओर गिरता हुआ होता है। अब उन कारणों का उल्लेख किया जाएगा जिनके फलस्वरूप बाजार मार्ग वक्र नीचे दाहिनी ओर गिरता हुआ देखा जाता है। किन किन कारणों से बाजार मार्ग वक्र नीचे दाहिनी ओर गिरता है? पहला है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। तो आप लोगों को सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पहले ही पढ़ा चुके हैं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या बताता है? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का एक नाम और है, आप लोग याद है? भूल गए। गॉसन का प्रथम नियम याद है? गॉसन का प्रथम नियम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। गॉसन का द्वितीय नियम कौन सा है? समसीमांत उपयोगिता नियम। तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। हाँ, तो अब सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या बताता है कि जैसे जैसे कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की अधिक मात्रा क्रय करता जाएगा,
उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कम होती जाएगी। अगर आप लोगों को याद हो तो रोटी का उदाहरण देके बताए थे कि जैसे आदमी बहुत भूखा है तो उसे पहली रोटी से ज़्यादा उपयोगिता मिलेगी, मान लीजिए 15 मिल रहा है तो दूसरी से उससे कम मिलेगी, 10 ही मिलेगी, तीसरी से और कम मिलेगी, 7 ही मिलेगी, चौथी से और कम मिलेगी, मान लीजिए 4 ही मिलेगी। इस तरह से सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। क्यों? क्योंकि आदमी बहुत भूखा है, पहली रोटी उसे बहुत अच्छी लगेगी, बहुत उपयोगिता, तो पहली रोटी खा ली है तो उसकी भूख कुछ कम हो गई, तो दूसरी से कम उपयोगिता, यही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम बताता है। तो मार्ग वक्र नीचे दाहिनी ओर गिरने का सबसे सरल व्याख्या सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के आधार पर की जा सकती है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार कोई उपभोक्ता जैसे जैसे किसी वस्तु की अधिक इकाइयां क्रय करता जाएगा, उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्रमशः कम होती जाएगी। ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम हो गया। इस प्रकार उपयोगिता की कमी होने के कारण कोई भी उपभोक्ता किसी भी वस्तु की अधिक मात्रा तभी क्रय करेगा जब उस वस्तु के मूल्य में कमी हो। क्यों? अभी आप लोगों को पहले ही बताया ना, कोई व्यक्ति किसी वस्तु की कीमत उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता से अधिक नहीं देगा। तो आप लोग अगर मार्केट खरीदने कोई चीज खरीदने जा रहे हैं, मान लीजिए सेब खरीदने जा रहे हैं, सॉरी, अगर सेब खरीद रहे हैं तो सोचिए सेब 15 रुपए किलो है, तो अगर 15 रुपये नहीं 150 ले लिए, अगर 150 के बराबर आप लोग सोच रहे हैं हमारे लिए सेब उपयोगी है तभी खरीदेंगे ना। सोच रहे हैं सेब की कीमत 150 ज्यादा है, इतनी वैल्यू नहीं है सेब की, तो आप लोग सेब नहीं खरीदेंगे। यानी कब खरीदेंगे? जब जितना हम कीमत दे रहे हैं उतनी हमें उपयोगिता उससे मिले। तो ये है मांग वक्र, ये मांग वक्र है। तो देखिए, जब यहाँ पर संतुलन में है, कीमत इतनी है तो वस्तु की इतनी मात्रा क्रय करता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या बताता है कि अगर वो वस्तु की इतनी मात्रा क्रय करना चाहेगा तो उसकी सीमांत उपयोगिता कम हो जाएगी। सीमांत उपयोगिता कम हो जाएगी तो अब वो व्यक्ति उस वस्तु के लिए इतना मूल्य देने के लिए तैयार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले उसको सीमांत उपयोगिता इतनी मिलती थी तो इतना मूल्य देने के लिए तैयार था, क्योंकि सीमांत उपयोगिता इतनी मिल रही है तो मूल्य भी इतना ही देगा। इसी तरीके से वस्तु की और अधिक मात्रा क्रय करने के लिए मान लीजिए उसको सीमांत उपयोगिता इस बिंदु पर इतना मिल रही है, तो अब वो न इतना मूल्य देगा न इतना, कितना मूल्य देगा? सिर्फ इतना मूल्य देगा। यानी जितनी सीमांत उपयोगिता मिलेगी उतना ही मूल्य देगा। तो जब वस्तु की कीमत ओपी है तो उपभोक्ता ए बिंदु पर संतुलन में है, यहाँ पर इतनी कीमत है, तो जहाँ पर ओपी बराबर यम्यू, यम्यू क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता संतुलन में। इसी तरह कीमत ओपी1 है तो बी बिंदु पर संतुलन है जहाँ ओपी1 बराबर यम्यू, यानी सीमांत उपयोगिता अगर यहाँ पर बराबर है तभी उतनी कीमत देगा। अगर सीमांत उपयोगिता घट के इतनी हो जा रही है, इतनी, तो कीमत इतनी नहीं देगा। तो निष्कर्ष क्या निकला? इस तरह कोई भी उपभोक्ता यक्स की अधिक मात्रा तभी खरीदेगा जब कीमत गिरे। क्यों कीमत गिरे? क्योंकि सीमांत उपयोगिता गिर रही है, कीमत गिरेगी, सीमांत उपयोगिता के बराबर होगी तभी खरीदेगा। इस तरह उत्तरोत्तर गिरती हुई सीमांत उपयोगिता के साथ मूल्य गिरना आवश्यक है, उपभोक्ता तभी अधिक वस्तु क्रय करेगा। पहला कारण हो गया। दूसरा कारण हो गया प्रतिस्थापन प्रभाव। हाँ, प्रतिस्थापन प्रभाव क्या है पहले देख लेते हैं, उसके बाद समझा देंगे। मांग रेखा के बाएं से दाएं ओर गिरने का एक अन्य कारण प्रतिस्थापन प्रभाव का लागू होना है। प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण कीमत में कमी से वस्तु की मांग बढ़ती है और कीमत में बढ़ने से वस्तु की मांग घटती है। तो प्रतिस्थापन प्रभाव क्या है हम लोग समझ लेते हैं। प्रतिस्थापन प्रभाव का मतलब है कि मान लीजिए दो वस्तुएं हैं ए और बी, ले लेते हैं ए और बी दो वस्तुएं हैं। मान लीजिए एक गेहूं है, एक चावल है। मान लीजिए गेहूं पहले 30 रुपए किलो था, चावल भी 30 रुपए किलो ही था। अब गेहूं का प्राइस कम होकर 20 रुपए में हो गया, उसके अलावा चावल 30 रुपए में ही रहा। तो आप लोग क्या करेंगे अब? क्योंकि गेहूं सस्ता हो गया, अब गेहूं ज्यादा खरीदेंगे, चावल कम, ऐसा होगा। तो यानी चावल कम खाएंगे, गेहूं की मात्रा बढ़ा देंगे, तो इससे भी उस वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। तो यही है, जब कीमत कम होगी, यानी किसी वस्तु की अगर कीमत में कमी हो रही है तो
प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण उस वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। इसी तरीके से अगर गेहूं की कीमत 30 से बढ़कर 40 हो जाए तब क्या करेंगे, गेहूं कम खाएंगे, चावल ज़्यादा खाएंगे, उसकी जगह पे चावल खाने लगेंगे, यानी गेहूं की जगह चावल प्रतिस्थापित कर देंगे। यानी कीमत अगर बढ़ जाएगी तो वस्तु की मांग घट जाएगी। अगर गेहूं महंगा हो गया तो गेहूं की मांग, ये प्रतिस्थापन प्रभाव हो गया। अगला है आय प्रभाव। आय प्रभाव क्या होता है? आय प्रभाव है कि यहाँ कीमत जन्य आय प्रभाव की बात हो रही है, नॉर्मल आय प्रभाव। तो जब वस्तु का मूल्य कम होता है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय में वृद्धि होती है, क्योंकि उपभोक्ता पहले से अधिक वस्तुओं का क्रय कर सकता है। इसको हम लोग समझ सकते हैं इसी उदाहरण द्वारा, गेहूं और चावल का। तो मान लीजिए जब गेहूं सस्ता हो जा रहा है 20 रुपए में, तो अब वो क्या कर पाएगा, 30 रुपए में जितना गेहूं खरीद पा रहा है 20 रुपए में उससे ज्यादा खरीद पाएगा। क्यों? क्योंकि अब उसकी वास्तविक आय बढ़ गई, यानी उसकी क्रय शक्ति बढ़ गई। क्योंकि गेहूं सस्ता हो गया, अब गेहूं ज्यादा खरीद पाएगा तो गेहूं ज्यादा खरीदेगा। तो स्वाभाविक से है, अगर मान लीजिए पहले वो 300 रुपये गेहूं पे खर्च करता था 30 रुपए में, तो वो 10 किलो गेहूं खरीदता था। अब 20 में हो गया तो 15 किलो खरीद पाएगा। ये किसके कारण हो रहा है? आय प्रभाव के कारण। यानी अब 5 किलो गेहूं ज्यादा खरीदेगा, किसके कारण? आय प्रभाव के कारण। अगला है उपभोक्ताओं की संख्या में परिवर्तन। जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी हो जाती है तो उस वस्तु को उपभोग में वह लोग भी उस वस्तु को उपभोग करने लगते हैं जो पहले ऊंचे मूल्य के कारण उपभोग नहीं कर पाते थे, और मूल्य वृद्धि के कारण उपभोक्ताओं की संख्या में कमी आ जाएगी। जैसे उदाहरण के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं कि पहले कंपैरेटिव रूप से मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल, ये सारी चीज़ें ज़्यादा महंगी थी। या कोई भी चीज़, मान लीजिए लैपटॉप अभी आप लोगों को ज़्यादा महंगा लग रहा है तो नहीं खरीद के यूज कर रहे हैं, अगर लैपटॉप सस्ता हो जाएगा तो ज़्यादा लोग खरीदेंगे। तो कोई चीज़ सस्ती हो जाती है तो कुछ लोग, नए उपभोक्ता उसको खरीदने के लिए आ जाते हैं। तो ये भी एक कारण है। अब है मार्क के नियम के अपवाद। कौन कौन सी कंडीशन है जब मार्क का नियम नहीं लागू होता है? पहला है प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं मतलब कुछ लोग, जो अमीर लोग होते हैं, खुद को अलग दिखाने के लिए कुछ चीजें खरीदते हैं। तो चीजें जैसे जैसे महंगी होती है लोग और ज्यादा खरीदते हैं। यहाँ मार्क का नियम लागू नहीं होगा। जैसे हो गया सोने के सोना क्या कहेंगे, हीरे के आभूषण कह सकते हैं, या जो ब्रांडेड घड़ियां होती हैं, जैसे अभी आप लोग हार्दिक पांड्या की घड़ी देखे होंगे 20-25 करोड़ का, इनकी कीमत जितनी ज्यादा होगी मांग उतनी ही बढ़ेगी। तो वहाँ मार्क का नियम लागू नहीं होगा। दूसरा है गिफिन वस्तुएं। गिफिन वस्तुएं एक तरह की अति निकृष्ट वस्तुएं होती हैं। अति निकृष्ट वस्तुओं का मतलब है कि ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनकी अगर कीमत कम हो जाए तो मांग भी कम हो जाती है, कीमत बढ़ जाए मांग भी बढ़ जाती है। जैसे गिफिन वस्तु कोई स्पेसिफिक वस्तु नहीं होती है, उपभोक्ता के व्यवहार पर निर्भर करती है कौन सी गिफिन वस्तु है। जैसे उदाहरण के लिए आप लोगों को पता है, जैसे जब गोभी आती है मार्केट में नई नई, तो गोभी का फूल जब नया नया आता है तो काफी महंगा रहता है, लोग खरीद के खाते हैं पर्याप्त मात्रा में। लेकिन गोभी जब एकदम सीजन में आ जाती है तो गोभी बहुत सस्ती हो जाती है, तब हम लोग उसको खाना पसंद नहीं करते हैं। तो गोभी क्या हो जाएगी, गिफिन वस्तु। महंगी है तो ज्यादा खरीदी जा रही है, सस्ती है तो नहीं खरीदी जा रही। यहाँ भी मार्क का नियम नहीं लागू होगा। गिफिन वस्तुओं की हम लोग आगे व्याख्या करेंगे। अगला है कीमतों में वृद्धि या कमी की आशा। अगर आप लोगों को पता चल जाए कि आगे गेहूं की कीमत 40 रुपए हो जाएगी, अभी 25 में है, तो गेहूं अभी आप लोग तुरंत जाके खरीदने लगेंगे। 27, 28, 29, 30 में होगी तब भी ज्यादा खरीद के स्टोर कर लें। क्यों? क्योंकि गेहूं की कीमत ज्यादा बढ़ने वाली है। इसी तरीके से पता हो कि गेहूं बहुत सस्ता हो जाएगा 10 रुपए किलो, तो अभी मान लीजिए 25 में है तो 20 में हो जाएगी तब भी नहीं खरीदेंगे, 10 का इंतजार करेंगे। यानी किसी चीज की कीमत में वृद्धि या कमी की आशा हो तब भी हम लोग नहीं खरीदेंगे। अगला है अज्ञान तथा भ्रम की स्थिति में भी मार्क का नियम लागू नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कोई कपड़ा हम लोग खरीदने गए किसी दुकान पे, तो कह रहा है 200 रुपये में, सोच रहे हैं कि क्वालिटी खराब होगी तभी इतना सस्ता मिल रहा है। वही सेम कपड़ा किसी मॉल में जाके खरीद रहे हैं, वही 1200 रुपये का है, कहेंगे अच्छा माल का है, ब्रांडेड है, अच्छा होगा तो इसको खरीद लेते हैं, जबकि सेम कपड़ा है। तो ऐसी स्थिति भी हो सकती है। अगला है जीवन निर्वाह की वस्तुएं। जीवन निर्वाह की वस्तुओं का मतलब है ऐसी वस्तुएं जो हमें जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं, जिनके बिना हम जी नहीं सकते हैं। जैसे कोई दवाई हो गई जिस आपको हर महीने खानी ही है जीने के लिए, तो क्या करेंगे, उसकी कीमत अगर बढ़ जाएगी
तब भी हम लोग को खाना ही पड़ेगा, उसकी मांग हम लोग कम नहीं कर सकते हैं, बल्कि उसकी जगह पे दूसरी चीज़ों का उपभोग कम कर देंगे, सारी जगह से पैसा खर्च बचा के उसी पर खर्च करेंगे। तो यानी जीवन निर्वाह वस्तुओं पर भी मार्क का नियम लागू नहीं होता है। तो आज की क्लास यहीं तक। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग अच्छा रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, अगर अच्छी लगी तब भी, ना अच्छी लगी तब भी कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।